कहते हैं कि जो जहाज बंदरगाह में खड़ा रहता है वो सबसे ज्यादा सुरक्षित होता है, लेकिन जहाज बंदरगाह में खड़े रहने के लिए नहीं बनाए जाते। जी। ये शब्द हमें याद दिलाते हैं कि असली मकसद तो समुद्र की लहरों को चीरकर आगे बढ़ने में ही है। और आज हम एक ऐसी ही यात्रा पर गहराई से बात करने वाले हैं, एक ऐसी यात्रा जिसने न सिर्फ समुद्र को पार किया बल्कि इतिहास के कई मिथकों को भी तोड़ दिया है। हम बात कर रहे हैं सिले हुए जहाज INSV कौंडिन्य की। जी, जिसने हाल ही में गुजरात के पोरबंदर से ओमान के मस्कट तक की अपनी पहली यात्रा पूरी की है। बिल्कुल। और ये जो हमारा विश्लेषण है ये द इंडियन एक्सप्रेस में प्रकाशित एक बेहद दिलचस्प लेख पर आधारित है। और हमारे जो दोस्त UPSC की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए ये खास तौर पर जरूरी हो सकता है। हाँ, क्योंकि ये इतिहास, टेक्नोलॉजी और अंतर्राष्ट्रीय संबंधों को एक साथ जोड़ता है। सही बात है। तो चलिए इस पर विस्तार से चर्चा शुरू करते हैं। सबसे पहले तो यही सवाल मन में आता है कि ये सिला हुआ जहाज, ये नाम ही अपने आप में बड़ा अजीब है। जहाज लोहे और कीलों से बनते हैं, उन्हें सिला कैसे जा सकता है? ये आखिर है क्या भला? आपका सवाल बिल्कुल सही है, क्योंकि यही इस पूरे मिशन का केंद्र है। सिला हुआ जहाज या स्टिच्ड शिप का मतलब है एक ऐसा जहाज जिसे बनाने में एक भी कील या किसी भी तरह के मेटल स्क्रू का इस्तेमाल नहीं हुआ है। एक भी कील नहीं? एक भी नहीं। लकड़ी के तख्तों को एक साथ जोड़ने के लिए उन्हें ड्रिल करके नारियल के रेशों से बनी मजबूत रस्सी से, आप कह सकती हैं, लिटरली सिला गया है। कमाल है। और ये तकनीक कोई नई नहीं बल्कि हजारों साल पुरानी है। अच्छा, मतलब ये सिर्फ एक पुरानी डिजाइन का जहाज नहीं है, बल्कि इसे बनाने का तरीका भी पूरी तरह से प्राचीन है। बिल्कुल। पर इस डिजाइन का आइडिया ये आया कहाँ से? क्या इसके कोई सबूत हैं कि भारत में ऐसे जहाज वाकई बनते थे? हाँ, बिल्कुल। इसका सबसे बड़ा सबूत हमें मिलता है महाराष्ट्र की अजंता की गुफाओं में। अच्छा, अजंता की गुफाओं में? जी, वहाँ 5वीं सदी की एक मशहूर पेंटिंग है गुफा संख्या 2 में, जिसमें ठीक इसी तरह का एक जहाज दिखाया गया है। अच्छा। उस पेंटिंग में भारतीय व्यापारियों को समंदर पार व्यापार के लिए जाते हुए दिखाया गया है। तो ये जहाज उसी पेंटिंग का एक जीता जागता 3 डायमेंशनल रूप है। तो इस प्रोजेक्ट के पीछे सोच यही थी कि क्या हम उस चित्र को हकीकत में बदल सकते हैं? बिल्कुल। और इसे बनाया किसने? मेरा मतलब, ये कला तो आज जिंदा नहीं होगी। क्या हमारे पास ऐसे कारीगर हैं जो आज भी बिना कीलों के जहाज बना सकते हैं? यही इस कहानी का एक और खूबसूरत पहलू है। इस जहाज को केरल के पारंपरिक जहाज बनाने वाले कारीगरों ने बनाया है। अच्छा, केरल के? जी, ये वो लोग हैं जिनके पूर्वज सदियों से लकड़ी के जहाज, जिन्हें उरू कहते हैं, बनाते आए हैं। हालांकि आज वो भी कीलों का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन लकड़ी को जोड़ने और उसे वाटरप्रूफ बनाने की जो पारंपरिक समझ और कला उनके पास है, वो बेजोड़ है। तो उन्होंने पुरानी तकनीकों का इस्तेमाल किया। हाँ, उन्होंने नारियल की रस्सी, लकड़ी की खास जुड़ाई तकनीक और प्राकृतिक गोंद यानी रेजिन का इस्तेमाल करके इसे तैयार किया। और इसे चलाने के लिए भी कोई इंजन नहीं? कोई इंजन नहीं, सिर्फ हवा के भरोसे चलने वाले बड़े बड़े सूती पाल हैं। तो ये एक तरह से हमारी खोई हुई विरासत को फिर से खोजने जैसा है ना? बिल्कुल। और जहाज का नाम कौंडिन्य रखा गया है, इसका भी एक ऐतिहासिक महत्व है। हाँ, ये नाम भी काफी अनोखा है। इसका बहुत गहरा महत्व है। कौंडिन्य एक महान भारतीय ऋषि और नाविक थे। अच्छा। जिनके बारे में माना जाता है कि उन्होंने पहली सदी में हिंद महासागर को पार करके कंबोडिया और वियतनाम के इलाकों में पहला भारतीय राज्य स्थापित किया था। ओह वाह। तो ये नाम रखना ही इस मिशन के इरादे को साफ कर देता है। ये सिर्फ एक इंजीनियरिंग का टेस्ट नहीं है, बल्कि भारत के उस समुद्री इतिहास से दोबारा जुड़ने की एक कोशिश है, जिसे हम काफी हद तक भुला चुके हैं। सही बात है। ठीक है, तो जहाज तैयार हो गया, जो दिखने में इतिहास के पन्नों से निकला हुआ लगता है, लेकिन इसे आज के समंदर में उतारना ये तो बहुत बड़ा जोखिम रहा होगा। बहुत बड़ा। 29 दिसंबर को ये पोरबंदर से निकला और 17 दिन बाद मस्कट पहुंचा। क्या कोई ऐसा पल आया जब टीम को लगा कि शायद ये मिशन पूरा नहीं हो पाएगा, कि ये पुरानी तकनीक आज की समुद्री चुनौतियों के सामने हार जाएगी? जोखिम तो बहुत बड़ा था और चुनौतियां भी वैसी ही थीं। अभियान के जो लीडर थे, कमांडर वाई हेमंत कुमार, वो खुद एक नेवल आर्किटेक्ट हैं। उन्होंने एक इंटरव्यू में बताया कि ये जहाज बहुत ज्यादा रोल करता है। रोल करता है मतलब लहरों पर एक तरफ से दूसरी तरफ बहुत बुरी तरह झुकता है। कई बार तो ये 40 डिग्री के कोण तक झुक जाता था। 40 डिग्री? ये तो लगभग उलटने जैसा हो गया। हाँ, जो किसी भी क्रू के लिए बहुत खतरनाक और थका देने वाला अनुभव होता है। पर ऐसा क्यों होता था? क्या डिजाइन में कोई कमी थी? कमी नहीं, बस डिजाइन ही वैसा है। देखिए, आज के जहाजों में नीचे एक भारी गहरी कील होती है,
कील जिसे कहते हैं, हाँ। जो जहाज को पानी में सीधा और स्थिर रखती है। इस सिले हुए जहाज की कील उतनी गहरी नहीं है। अच्छा, इस वजह से। जी, जिसकी वजह से ये लहरों के ऊपर किसी पत्ते की तरह डोलता है। यही इसकी सबसे बड़ी चुनौती थी। और फिर बिना किसी मॉडर्न मशीन के उन भारी भरकम पालों को चढ़ाना और हवा के हिसाब से बदलना, वो भी तब जब जहाज 40 डिग्री पर झुका हो। बिल्कुल। इसमें असाधारण शारीरिक बल और हिम्मत की जरूरत पड़ती थी। और ऐसे कई दिन भी थे जब हवा बिल्कुल बंद हो गई और जहाज मीलों तक बस एक ही जगह पर खड़ा रहा। ओह, वो पल यकीनन क्रू के धैर्य की परीक्षा लेते होंगे। मैं कह सकता हूँ, इन तकनीकी चुनौतियों और शारीरिक मेहनत के बीच जहाज पर रोजमर्रा की जिंदगी कैसी थी? जाहिर है ये किसी लग्जरी क्रूज जैसा तो नहीं रहा होगा। बिल्कुल नहीं, ये एक तरह का टाइम ट्रैवल था। समय बिताने के लिए क्रू के सदस्य जासूसी थ्रिलर और समुद्री इतिहास की किताबें पढ़ते थे। अच्छा। और खाने पीने का भी एक मजेदार किस्सा है। जब उनका ताज़ा राशन खत्म हो गया तो कई दिनों तक उनका नाश्ता था थेपला और आम का अचार। थेपला और अचार। जी, लेकिन इन मुश्किलों के बीच कुछ बेहद यादगार पल भी थे। जैसे कई दिनों तक सिर्फ समंदर देखने के बाद जब पहली बार दूर जमीन दिखी तो पूरा क्रू बच्चों की तरह चिल्ला उठा, लैंड अहोय! वाह, वो एहसास ही अलग होगा। बिल्कुल। उन्होंने माही माही डॉल्फिन को जहाज के साथ रेस लगाते हुए देखा। और जो सबसे अद्भुत अनुभव था वो था रात के अंधेरे में बायोल्यूमिनेसेंस का नजारा। बायोल्यूमिनेसेंस? जी, जब जहाज आगे बढ़ता था तो पानी में मौजूद छोटे छोटे जीव नीली हरी रोशनी से चमक उठते थे। ऐसा लगता था मानो वो किसी जादुई दुनिया में तैर रहे हों। वाह, ये नज़ारा तो वाकई कल्पना से परे है। और सुनने में आया है कि भारतीय मछुआरों से जुड़ा एक मजेदार वाकया भी हुआ था। हाँ, वो तो बहुत ही मजेदार था। जब जहाज गुजरात के सरक्रीक इलाके के पास से गुजर रहा था तो रात के अंधेरे में कुछ भारतीय मछुआरों ने इसे देखा। अच्छा? उन्हें अपनी आंखों पर यकीन नहीं हुआ। उन्होंने देखा कि एक अजीब सा जहाज अपने बड़े बड़े पालों के साथ चुपचाप उनकी तरफ बढ़ रहा है। उन्हें लगा कि ये कोई स्मगलर या संदिग्ध जहाज है। तो उन्होंने क्या किया? उन्होंने वही किया जो किसी भी जिम्मेदार नागरिक को करना चाहिए। उन्होंने फौरन इमरजेंसी रेडियो चैनल 16 पर कोस्ट गार्ड को फोन किया और कहा कि एक संदिग्ध जहाज को तुरंत आकर पकड़ो। कमाल है। जरा सोचिए उस टकराव के बारे में। एक तरफ 5वीं सदी की टेक्नोलॉजी और दूसरी तरफ 21वीं सदी की कोस्ट गार्ड। तो कोस्ट गार्ड ने लगभग इतिहास को ही गिरफ्तार कर लिया होता। हाँ, शायद उन मछुआरों को अंदाजा भी नहीं था कि वो इतिहास के एक चलते फिरते पन्ने को पकड़वाने की कोशिश कर रहे थे। ये वाकई कमाल का किस्सा है। तो ये साफ है कि ये यात्रा सिर्फ एक एडवेंचर नहीं थी। इसके पीछे एक बहुत बड़ा मकसद था। ऐसा लगता है कि वो कुछ साबित करना चाहते थे। वो बड़ा संदेश क्या था? बिल्कुल। और इसे समझने के लिए हमें इस प्रोजेक्ट के मुख्य विचारकों में से एक इतिहासकार संजीव सान्याल के नजरिए को समझना होगा। हाँ, जो प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद के सदस्य भी हैं। जी, और वो खुद भी इस यात्रा पर क्रू का हिस्सा थे। उनके मुताबिक इस यात्रा का सबसे बड़ा मकसद उस औपनिवेशिक धारणा को तोड़ना था जो अंग्रेजों ने फैलाई थी। कौन सी धारणा? वो धारणा कि भारतीय हमेशा से लैंड लवर्स रहे हैं, मतलब जमीन से जुड़े लोग जो समुद्र से डरते थे और बड़ी समुद्री यात्राएं करना पसंद नहीं करते थे। अच्छा, ये नैरेटिव तो मैंने भी सुना है। जी, अंग्रेजों ने ये कहानी इसलिए गढ़ी ताकि वो अपनी नौसैनिक श्रेष्ठता को सही ठहरा सकें और ये दिखा सकें कि भारत को दुनिया से जोड़ने वाले वही थे। मतलब ये एक तरह का रणनीतिक नैरेटिव था। हाँ, एक बहुत ही झूठा नैरेटिव। संजीव सान्याल कहते हैं, इस यात्रा से हमने साबित कर दिया है कि ये सच नहीं था। लेकिन क्या सिर्फ एक यात्रा इस सदियों पुरानी धारणा को वाकई बदल सकती है, या इसे सिर्फ एक प्रतीकात्मक जीत माना जाना चाहिए? ये एक बहुत अच्छा सवाल है। देखिए, एक यात्रा शायद रातों रात इतिहास की किताबों को न बदल दे, लेकिन ये एक शक्तिशाली उत्प्रेरक का काम करती है। ये एक ऐसा ठोस, देखने लायक सबूत पेश करती है जिसे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। ये सिर्फ अंग्रेजों को गलत साबित करने के लिए नहीं है, बल्कि ये हम भारतीयों को हमारी अपनी भूली हुई विरासत की याद दिलाने के लिए है। सही बात है। कमांडर हेमंत कुमार ने बहुत अच्छी बात कही। भारत सदियों से जहाज बनाने वाला देश रहा है। ये सिर्फ एक उद्योग नहीं, बल्कि हमारे देश की विरासत है। तो ये यात्रा उसी विरासत को फिर से जिंदा करने का एक आह्वान है, खासकर युवाओं के लिए।
बिल्कुल। तो ये राष्ट्रीय गौरव और अपनी जड़ों से जुड़ने की एक कोशिश है। लेकिन इसका कोई अंतर्राष्ट्रीय महत्व भी है, जैसे ये जहाज ओमानी क्यों गया? इसका बहुत बड़ा अंतर्राष्ट्रीय और कूटनीतिक महत्व भी है। और यहीं पर यूपीएससी के एस्पिरेंट्स के लिए आईआर यानी अंतर्राष्ट्रीय संबंधों का एंगल आता है। अच्छा। भारत और ओमान के बीच समुद्री रिश्ते 5000 साल से भी ज्यादा पुराने हैं। गुजरात के लोथल बंदरगाह से ओमान तक व्यापार के पुरातात्विक सबूत मिलते हैं। हाँ, बिल्कुल। तो मस्कट जाना सिर्फ एक मंजिल चुनना नहीं था, बल्कि उन प्राचीन व्यापारिक और सांस्कृतिक संबंधों को सलाम करना था। मस्कट में भारतीय दूतावास ने इसे दोनों देशों के बीच गहरे समुद्री, सांस्कृतिक और सभ्यतागत संबंधों का एक शक्तिशाली प्रतीक कहा। तो इसे आप हेरिटेज डिप्लोमेसी यानी विरासत की कूटनीति कह सकते हैं। बिल्कुल, जहां आप अपने साझा इतिहास का जश्न मनाकर आज के रिश्तों को और मजबूत करते हैं। ये बहुत दिलचस्प है। तो आज की इस पूरी बातचीत से जो बड़ी बातें निकल कर आ रही हैं वो ये हैं कि ये यात्रा एक तरह से 3 स्तरों पर सफल रही। पहला, इसने एक प्राचीन भारतीय तकनीक को सफलतापूर्वक दोबारा बनाकर उसे आज के समय में परखा। दूसरा, इसने उस तकनीक की ताकत और कमजोरियों को हमें प्रैक्टिकली समझाया। और तीसरा और शायद सबसे महत्वपूर्ण, इसने उस पुरानी औपनिवेशिक कहानी को चुनौती दी है कि भारतीय समुद्री लोग नहीं थे। बिल्कुल सही। और अगर हम इसे यूपीएससी के सिलेबस के नजरिए से देखें तो ये अकेला टॉपिक कई बक्सों पर टिक करता है। जैसे ये भारतीय इतिहास, कला और संस्कृति का हिस्सा है अजंता की गुफाओं के संदर्भ में। यह विज्ञान और प्रौद्योगिकी का हिस्सा है प्राचीन जहाज निर्माण तकनीक के कारण। और ये अंतर्राष्ट्रीय संबंधों का एक बेहतरीन केस स्टडी है भारत ओमान संबंधों को लेकर। हाँ, ये दिखाता कि करंट अफेयर्स के एक टॉपिक में कितनी परतें हो सकती हैं। जी वाकई, एक जहाज की यात्रा और उसके इतने सारे आयाम। अगर इस चर्चा से आपकी जानकारी में कुछ नया जुड़ा हो और आपको ये विश्लेषण पसंद आया हो तो इसे लाइक करें और ऐसे ही और विश्लेषणों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपके कोई सवाल हैं तो नीचे कमेंट्स में जरूर लिखें। अंत में ये यात्रा एक बहुत गहरा विचार छोड़ जाती है। इस मिशन ने हमारी एक खोई हुई तकनीक को फिर से खोज निकाला और उसे साबित भी कर दिया है। ये हमें सोचने पर मजबूर करता है कि प्राचीन भारतीय नाविकों के पास और कौन-कौन सी अज्ञात तकनीकें और ज्ञान रहा होगा, चाहे वो नेविगेशन से जुड़ा हो, मौसम को समझने से या जहाज बनाने से, जिन्हें हम आज तक दोबारा खोज नहीं पाए हैं। शायद यह यात्रा उन खोए हुए अध्यायों को फिर से खोजने की एक रोमांचक शुरुआत है।